तो बहुत बहुत नमस्ते। अम, वास्तव में यहाँ आने के बाद मुझे लग रहा है कि मैं बहुत दिन के बाद घर आया हूँ, क्योंकि यहाँ आने से पहले मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ और मुझे क्यों बुलाया जा रहा है। पर जो यहाँ अनुराग जी की भी कुछ बातें मैंने सुनी और जो यहाँ अपने लोग देखे मैंने, तो मुझे लगा बहुत पहले मुझे आना चाहिए था और बहुत पहले मुझे जानकारी अगर हो जाती तो हम लोग करते, तो बहुत अच्छा लगा। आ, क्या कहना है कुछ मालूम नहीं है। अनुराग जी ने जो कहा मैं उनसे 200% सहमत हूँ। हम लोग ये मुद्दे ढूंढते भी हैं, बहुत लोग चाहते भी हैं कि ऐसी कुछ जानकारी मिल जाए। संसद में काम बहुत होता है। आमतौर पे लोग सोचते हैं हम लोग या बाकी लोग वहाँ पे सिर्फ सब्सिडाइज खाना या गपशप और शोर मचाने के लिए जाते हैं। तो पहले मैं भी यही कहता और लिखता था, लेकिन वहाँ हम इतना इतने प्रेशर्स और इतना इतना ज़्यादा कई चीज़ें होती हैं कि मुद्दों पर आ पाना कई बार बड़ा लंबा काम हो जाता है। तो जो मूर्ति चोरी का काम है, इसके बारे में मेरे ख्याल हिंदुस्तान में सबसे कम कमज़ोर कानून है। और सांसदों को इस बारे में अगर दिलचस्पी जगाई जाए तो एक ग्रुप भी बन सकता है जो इस पे लगातार काम करे। तो अगर हमको कुछ ऐसा हम भी मेरे पास मुझे बताया कि शायद एंटीक्विटी पे आप ये इस पे जो अम, मूर्तियों की चोरी होती है इस पे आप बोल रहे हैं, आप कुछ और विषय लीजिएगा। तो मैं नोट्स नहीं लाया आज, अचानक सब सफाई करते हुए सुबह से हम काम कर रहे थे, तो मुझे नोट्स मिले थे जो बहुत अच्छे, जो कई मेरे मित्र हैं सिंगापुर में वो भी इस पे काम कर रहे हैं, इस पे और मैन्युस्क्रिप्ट्स के पांडुलिपियों के संरक्षण पे। तो वो भी बहुत बड़ा काम है। तो ये हम जरूर करना चाहेंगे अगर कुछ हो जाता है। बाकी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आई एम अनेबल टू कनेक्ट माई सेल्फ कि मैं यहाँ क्या कहूँगा। मैं कुछ भी कह सकता हूँ, लेकिन वो आपके लिए दिलचस्पी का क्या होगा। जैसे मूर्तियाँ चोरी हो रही हैं, ऐसे हमारे जो जड़ें हैं वो भी खत्म हो रही हैं, और उन जड़ों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब वो जड़ें जो है सिर्फ मूर्तियों की तरह नहीं हैं, वो जड़ें कई तरह के अभिव्यक्तियाँ लेती हैं। वो जड़ें हमारे छोटे छोटे रिचुअल्स होते हैं, छोटे छोटे गीत होते हैं, हमारी खुशी और दुख मनाने के तरीके होते हैं, हमारे सामुदायिक मिलन के एक अड्डे होते हैं। तो सबसे बड़ा अगर इस दुनिया में हिंदू उध्वंस का एक पूरा 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 इलाका जड़हीन बना दिया गया, तो वो निश्चित रूप से कश्मीर है। वहाँ से हमारे गीत खत्म हुए, संगीत खत्म हुए, हमारे मातम मनाने के तरीके अब लोग भूल गए, खाने बनाने के तरीके भूल गए, क्या हमारा कुजीन होता था, घर सजाने के तरीके हम भूल गए। घर होता था, घर में क्या क्या सामान रखा जाता है और किन किन बर्तनों में रखा जाता है। वो जो पात्र हैं, वो पात्र भी एक सांस्कृतिक विरासत की निरंतरता को बताते हैं। तो हम पात्र भूल गए हैं और अब सब हॉकिंस और प्रेस्टीज यहाँ पे आ गए हैं। लेकिन जो पुराने पात्र होते थे उनमें ढक्कन जो लगाए जाते थे, जो शेल्फ्स लगाई जाती थी, वो सब खत्म हो गए। हमारे जो चादरें थी और कपड़े थे और वस्त्र थे, हमारे वस्त्र समाप्त हो रहे हैं, जो हम पहनते थे। और ये वहाँ का अगर हुआ तो उसके बाद एक ये पूरा मानस परिवर्तन हो रहा है कि जब तक आप मुस्लिम नहीं हैं, या उनके साथ एक बहुत बड़ी कोशिश हो रही, दो बहुत खतरनाक कोशिशें हो रही हैं। एक कोशिश हो रही है कि जो पाकिस्तान से या जिहादी हमले हो रहे हैं उनका एक वर्ग विशेष या सिखों के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण अपनाया जाता है। जैसे कश्मीर घाटी में जो सिख हैं उनके प्रति जिहादी हमले नहीं हों, ताकि ये बताया जा सके कि तुम हिंदुओं से अलग हो और हम तुम्हारे प्रति एक विशेष रखते हैं। जब मौका आएगा तो तुम या तो चुप रहना या हमारे खिलाफ काम नहीं करना।
ऐसे ही जो पठानकोट में हुआ उसके पीछे भी कहीं ना कहीं ये है कि उनके जो बाहर के विदेशी कनेक्शंस हैं वो हमारी इन जड़ों पे चोट कर रहे हैं कि आपस में एकता नहीं रहे, आपस में एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना नहीं रहे। तो सिखों के साथ तो ये बहुत डेफिनेटिव है, ननकाना साहब के ग्रुप के साथ एक अलग व्यवहार होता है, और जो कटास राज या हिंगलाज माता जाते हैं उनके साथ एक दूसरा व्यवहार और या नहीं जाना ऐसा रहता है। वही जो बात है, एक ये चलन आ गया है कि मुस्लिम दलित और बैकवर्ड ये एक साथ है। कैसे एक साथ हो सकते हैं? मुस्लिम हिंदू कहे तब तो समझ में आता है, लेकिन मुस्लिम के साथ शेड्यूल कास्ट और ट्राइबल इसको जोड़ के उनको भी काटा जा रहा है। जैसे रोहित वेमुला का भी मामला हुआ, तो उसमें भी ये स्पष्ट है कि वो हिंदू नहीं है, वो कुछ और है। जैसे कश्मीरी हिंदू हिंदू नहीं है, वो पंडित है। मैंने अनुपम खेर से भी कहा कि आप पंडित शब्द का क्यों इस्तेमाल करते हैं? जब आप पंडित कहते हो तो एक बार सोचना पड़ता है कि कौन है। जब आप हिंदू कहते हैं तो समझ में आता है कि ये बाकी तमाम लोगों के साथ वाले लोग हैं। वो दलितों के साथ भी होता है। हम जब 5 जने में थे तो हमारे समय में हमने करीब 6-7 विशेषांक निकाले थे कश्मीरी हिंदुओं पे, और 2 चीज़ें हमने बहुत आग्रहपूर्वक रखी थी। एक तो कश्मीरी हिंदू कहना, केपी, कश्मीर के लोग कहते हैं केपी, अपने आप को केपी कहते हैं, तो केपी का कोई अर्थ ही नहीं है। केपी का कोई अर्थ नहीं है। दे आर ousted, they are exiled, and they were persecuted, and all sort of atrocious tortures were given to them only and only because they were Hindus. ये पंडित आइडेंटिटी तो उसके बाद की सेकेंडरी चीज होती है। तो और दूसरा हमने ये रखा था कि जो मैं भूल गया क्या था, एक तो विशेषांक हमने निकालते उसमें ये पंडितों के बारे में हमेशा ये कहा कि ये हिंदू हैं, और दलितों के बारे में हमने वंचित शब्द भी इस्तेमाल किया। लेकिन अब मैं देखता हूँ सब हम लोग 2 शब्दों पे बड़ा आग्रह करते थे, एक तो दलित नहीं कहो, वंचित कहो। हम मानिए होवेश शेषाद्री जी करीब 15-20 साल पहले हम लोगों की बैठक हुई, उसमें कहा कि दलित ना किया जाए, वंचित जो है वो ज़्यादा ठीक है। दलित जब होता है तो आप पूरे एक कौम को दोषी सिद्ध करने के बाद में आपका प्रस्थान बिंदु होता है कि आपने बाकी को तो दोषी कर ही दिया कि आपने उनका दलन किया, और वे दलित हैं तो किसी ने तो उनको उनका दमन किया, दलन किया। तो ये हम लोग जो है वो है। और दूसरा ही था जनजातीय शब्द का इस्तेमाल करना। जब अटल जी ने पहली बार ट्रैवल मिनिस्ट्री बनाई तो हम लोगों का बहुत आग्रह था कि भगवान के लिए आप उसे आदिवासी मंत्रालय घोषित मत कीजिएगा, क्योंकि संविधान आदिवासी शब्द को मान्य नहीं करता है। संविधान में केवल जनजातीय शब्द है। वनवासी शब्द का भी इस्तेमाल होता है, पर वनवासी से कुछ लोगों को वैसी परेशानी हुई जैसे हरिजन से हुई, तो ठीक है नहीं करिए। पर जनजातीय शब्द न केवल संवैधानिक है बल्कि वो वैदिक है। और जब जनजातीय इतिहास देखते हैं तो वेदों में जो उनका इतिहास आता है वो जनजातीय शब्द से ही आता है। लेकिन हमने देखा अब सब लोग आदिवासी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं हमारे परिवार में भी अब ये आग्रह छूट गया है कि आप आदिवासी मत कहिए, भगवान के लिए मत कहिए। आदिवासी कहते हैं तो आप उनको एबोरिजिन कहते हैं, आदिवासी कहते हैं तो आप ये मान लेते हैं कि आप बाद में आए हैं और ये मूल निवासी हैं। तो ये तो अब थ्योरी भी गलत हो गई है। सभी मूल निवासी हैं यहाँ पे, वो आर्य, द्रविड़ या आदिवासी और बाद में आने वाले आक्रमणकारी। एक आदिवासी है तो दूसरा आक्रमणकारी हो जाता है। जो वेरियर, एल्विन और उनके समय के जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे तो उन सब ने एक यही निकाला था, जो इनर लाइन परमिट भी पंडित नेहरू के समय उसी से शुरू हुआ कि ये लोग हैं, आप हमारी तरह के लोग हैं। हम थोड़ा बाद में आए, आप पहले आए। हम इधर से आ गए, आप उधर से आए थे, पर आए तो दोनों ही बाहर से आए, दोनों ने हमले करके किए। तो आप में और हम में क्या फ़र्क है? तो अब ये फ़र्क भी हो गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जो हमारी जड़ें खत्म हो रही हैं, बहुत भयानक तरीके से खत्म हो रही हैं। हम मूर्ति चोरी की बात करते हैं पर जड़ें चोरी हो रही हैं। कश्मीर गया हमारा, जम्मू में जितने हिंदू बस्तियां उसके चारों तरफ मुस्लिम आ गए हैं।
पूरा पूर्वांचल आपका खत्म हो रहा है, पूरा उत्तर पूर्वांचल, पूरा उत्तर पूर्वांचल। हम लोग जो है वो मुनीम न बने कि बही खाते लेके हम अपने विनाश की बहुत अच्छी जानकारी इकट्ठा करते रहें और बाकी वो वृत्त पत्र हम करते रहें, तो हम वो बन गए हैं। तो वो वहाँ जो जड़ खत्म हो रही है उत्तर पूर्वांचल में, वही हो रही है। अब हमारे मित्र हैं, अरुणाचल में हैं, मणिपुर में हैं, वे दूसरी पार्टियों में हैं अधिकांशतः, भाजपा में उनमें से कोई नहीं है, लेकिन वे मानते हैं कि वे हम तो यदुवंशी हैं। वहाँ जो अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है परशुराम कुंड, तो है ही। परशुराम कुंड के बाद में वहाँ पे एक पुराने खंडहर हैं, किनके हैं वो, तो उसमें रोइंग और इदू मिशिमी, ये दो जो जनजाति हैं वहाँ की, वे मानते हैं कि हम यादव हैं, हमारे पूर्वज जो है वो द्वारका से आए थे और रुक्मिणी यहाँ की थी, और यहाँ से फिर वो उनको वहाँ ले जाया गया। तो कुछ भी कहानी होगी उनके मानस में बैठी हुई कहानी, गांव बूढ़ा की कहानी। वहाँ के जो प्रधान हैं उनको गांव बूढ़ा ही कहते हैं। तो ये कथाएं समाप्त हो रही हैं और ये मान्यताएं अब अगली पीढ़ी में नहीं आ रही हैं, तो ये जड़ें समाप्त हो रही हैं। इसकी वो किसी की दिलचस्पी नहीं है। ये जड़ समाप्त जहाँ हो जाती है वहाँ हिंदुस्तान समाप्त हो जाता है, वहाँ हिंदुस्तान बचता ही नहीं है। तो क्या ये संभव है कि हम लोग कुछ ये भी प्रयास करें कि वहाँ के जो गांव बूढ़ा की कहानियाँ हैं उनको डिजिटाइज किया जाए और उनको कहीं ना कहीं यहाँ सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाए। वहाँ विवेकानंद केंद्र के स्कूल हैं, कुछ शिशु मंदिर भी गए हैं, लेकिन बाकी स्कूलों में बहुत दिक्कतें हैं। 30% तो वहाँ ईसाई बन गए हैं अरुणाचल में। मुख्यमंत्री आज पहली बार इतिहास में अरुणाचल के मुख्यमंत्री कोई क्रिश्चियन बने हैं, तो क्यों उनकी दिलचस्पी होगी। तो ये चीज़ों के साथ साथ एक चीज़ बहुत ध्यान से रखनी चाहिए कि भगवान के लिए हम जो वंचित वर्ग कहें या दलित वर्ग कहें या जनजाति वर्ग कहें, इनके साथ खड़े होते दिखना चाहिए। हम नहीं खड़े होते, हम कतई खड़े नहीं होते। ये जो रोहित का भी मामला हुआ, ही इज़ गॉन, उसको उसके बारे में कुछ भी नेगेटिव कहने का कोई अब अर्थ बचता नहीं है। राधम्मा का मामला हुआ कर्नाटक में, पूरा स्कूल खाली हो गया। मैं कोलार गया खास उनसे मिलने, संयोग था कि मैं जिस दिन गया उस दिन भाई दूज था, और वो राधम्मा रो पड़ी, कोई नहीं गया था, बेंगलोर से कोई नहीं गया था। एक महिला है, हिंदू महिला है, रोज पूजा करती है और वो दलित है। पूरे स्कूल के 118 बच्चों में से 100 बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया क्योंकि वो कुकिंग वहाँ कर रही थी। बेंगलोर से कोई उसके पास नहीं गया मिलने के लिए कि क्या हो गया। तो जब हम गए तो वो रो पड़ी, वो बहुत रोई वो। फिर वो मुझे अपने घर लेके गई और फिर मैंने कहा मेरा आज भाई दूज है, मेरी बहन अम्बाला में है, तो उसने भाई दूज का टीका तो भेजा हुआ है, तो कोई लगाने वाला नहीं है, आप ही मुझे टीका लगा दीजिए। तो कह लेंगे मेरा भी कोई भाई नहीं। तो उसका वहाँ पे इतना एक अच्छा संघ के प्रति, भाजपा के प्रति एक अच्छी भावना वहाँ पे बनी कि एटलीस्ट देयर इज समवन हु हैज कम फ्रॉम उत्तराखंड टू कोलार टू हैव सम काइंड ऑफ एफिनिटी। तो मेरी आपसे इतनी प्रार्थना है, ये मुद्दे भी हमने जड़ों की ओर करें, लेकिन जो ये शेड्यूल कास्ट वर्ग है, दलित वर्ग है, अनुसूचित जाति का वर्ग है, इसके दुख में शामिल होइए। हम नहीं होते। मैं कई बार लिखता हूँ, बोलता हूँ, तो हमें मेरे ही मित्र लोग कहते हैं कि आप उनकी क्यों बात करते हैं, ब्राह्मणों में भी बहुत गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, बाकी जाति में भी बहुत पिछड़े हैं और गरीब लोग हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, वो बात उठानी चाहिए, ज़रूर उठानी चाहिए, लेकिन आप अपने आप को कभी ये समझ के देखिए कि आपके लिए 2 क्रिमेशन ग्राउंड हो। एक क्रिमेशन ग्राउंड हो जो तथाकथित सवर्णों के लिए है और एक क्रिमेशन ग्राउंड हो जो दलितों के लिए है, तो आपको कैसा लगेगा। आप दुकान में जाते हैं और आपके लिए 2 ग्लास सिस्टम हो, एक ग्लास उनके लिए हो जो बाकी लोग हैं, एक ग्लास उनके लिए हो जो दलित हैं, तो आपको कैसा लगेगा। तो ये बात क्यों नहीं उठाते हैं आप, उठाते ही नहीं हैं। पूरे तमिलनाडु में हर जगह
2 शमशान घाट है। हमारे यहाँ नहीं है, उत्तराखंड में नहीं है, लेकिन वहाँ हर जगह 2 शमशान घाट है। और दूसरे शमशान घाट में आप जा नहीं सकते। वो लोग अपनी देवी की पूजा करने के लिए मंदिर में जाते हैं तो उनको रास्ता नहीं दिया जाता। वो अपनी डेड बॉडी शमशान घाट में ले जाना चाहते हैं तो वो मेन रास्ते से नहीं ले जा सकते, उनको खेतों से गुजरना पड़ता। ये आज 2016 की स्थिति है। तो इस स्थिति के बारे में भी सोचना चाहिए। मैं कुछ ऐसे ही एब्रप्टली एट रैंडम कुछ बोल गया हूँ, कुछ अच्छा लगा हो तो उसे रख लीजिएगा और बाद में संपर्क करिएगा। बट आई एम वेरी हैप्पी, आई एम जस्ट डिलाइटेड just to be here, nothing else. Thank you so much.